हेलो बच्चों, नमस्कार। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अथवा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बनिक यौगिकों में बंधन किस प्रकार से होता है। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बनिक यौगिकों में संघटन किस प्रकार का होता है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन असंतृप्तता की कोटि के बारे में पढ़ना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीयू के बारे में हमने आपको पहले भी सिखा रखा है। अगर उसके बेसिक को समझना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा। इस वीडियो को देखने से पहले आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर जरूर देखें और इसके साथ साथ अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकालना आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पहचानते उसका लिंक दे रहा। आप जाकर के पहले उनको देखो, उसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर को पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं दूसरे लेक्चर को बिना किसी देरी के। अब हम लोग शुरू करते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बनिक यौगिकों में बंधन किस प्रकार से होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना कंपलसरी होता है और ये किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो कार्बन होता है वो हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑलवेज फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 साथ संयोजी बंध बनाता है। अब ये जो साथ संयोजी बंध होते हैं ये क्या होते हैं? तो दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को साथ संयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, साथ संयोजी बंध साझेदारी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आएगा सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। दूसरा आता है डबल बॉन्ड। तीसरा आता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को एकल बंध भी कहते हैं, डबल बॉन्ड को द्विआबंध कहा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिआबंध कहते हैं। एकल बंध को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक सिंगल है तीर द्वारा, डबल बंध को 2 तीर द्वारा और त्रिआबंध को प्रदर्शित किया जाता है। अब एकल बंध के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगर एकल बंध के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो द्विआबंध के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 4। अगर एकल बंध के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लें, द्विआबंध के बनने में 4 इलेक्ट्रॉन, तो त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये एक प्रकार के साथ संयोजी बंध है और साथ संयोजी बंध जो होते हैं वो साझेदारी के आधार पे 3 प्रकार के हैं। लेकिन परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर यही कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिग्मा बंध, दूसरा होता है पाई बंध। तो जो एकल बंध है, एकल बंध को सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। एकल बंध को सिग्मा बॉन्ड यानी एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है, द्विआबंध में, डबल बंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा, एक सिग्मा और एक पाई बंध। त्रिआबंध में एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं, एक सिग्मा 2 पाई बंध होते हैं। अब क्या करना है? अब जैसे ये कार्बन है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो कार्बन है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है? 4। तो ये जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये 4 तरह से बनाता है। कैसे बनाता है? ऐसा हो सकता है कि ये जो कार्बन है वो 4 एकल बंध बना ले, 4 एकल बंध बना ले। तो इस कार्बन के पास 4 साथ संयोजी बंध हो गया ना, चारों के चारों एकल बंध है। अब ऐसा हो सकता है यही जो कार्बन है एक द्विआबंध बना ले और 2 एकल बंध बना ले। तो इस कार्बन के पास भी 1 2 3 और 1 4 साथ संयोजी बंध हो गए कि नहीं हो गए, जिसमें से एक द्विआबंध है और 2 एकल बंध है। अब ऐसा हो सकता है कि कार्बन जो है, यही कार्बन एक त्रिआबंध बना ले और एक एकल बंध बना ले। तब भी इस कार्बन के पास कितने साथ संयोजी बंध हो गए? 4, 1 2 3 और ये 4।
तो कार्बन कितने साथ संयोजी बंध बना रहा है? 4 है। अब ऐसा भी हो सकता है जो यही कार्बन है, ऐसा हो सकता है दो डबल बंध बना ले, तो अगर दो द्विआबंध बनाएगा तो तब भी इस कार्बन के पास 1 2 3 और एक ही 4 बंध हो गए कि नहीं हो गए? तो ये था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कैसे 4 बंध बनाता है। तो याद रखना, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो होगा वो सदैव 4 साथ संयोजी बंध बनाएगा। और कितने प्रकार से बनाएगा? 4 प्रकार से। पहला प्रकार क्या हो सकता है कि कार्बन जो है 4 एकल बंध बना ले। दूसरा क्या हो सकता है कि कार्बन जो हो 1 द्विआबंध बना ले और 2 एकल बंध बना ले, तब भी कार्बन के पास 4 साथ संयोजी बंध। फिर ऐसा हो सकता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है 1 त्रिआबंध बना ले और 1 एकल बंध बना ले, तब भी कार्बन के पास 4 बंध हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कार्बन 2 द्विआबंध बना ले, 2 द्विआबंध बनाएगा, तभी 1 2 3 4 कार्बन के पास कितने बंध हो जाएंगे? 4 बंध हो जाएंगे। अब ये जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित जो कार्बन है, कार्बन जो होता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। तो कार्बन सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? श्रृंखलन। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो एक कार्बन है, कार्बन में कौन सा गुण मिल रहा है? श्रृंखलन का गुण मिल जाता है, कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 साथ संयोजी बंध। अब ऐसा हो सकता है कैटिनेशन में क्या होता है? कार्बन जो है, यही जो कार्बन एटम होता है, अगले कार्बन एटम से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर लॉन्गेस्ट साइक्लिक या एसाइक्लिक चेन का निर्माण करता है। लॉन्गेस्ट साइक्लिक, एसाइक्लिक का मतलब हो गया कि एक लंबी श्रृंखला युक्त चक्रीय या अचक्रीय श्रृंखला का निर्माण करता है। तो जैसे एक कार्बन एकल बंध, फिर कार्बन एकल बंध, कार्बन अगले कार्बन, ये देख रहे हैं एक लॉन्गेस्ट चेन का क्या करता है? ये निर्माण करता है। ऐसे ही बनाता हुआ चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन होता है वो सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है तथा साथ ही साथ ये जटिल यौगिकों का निर्माण करता है। किसकी वजह से? कैटिनेशन की वजह से। कैटिनेशन के कारण कार्बन जो होगा सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है तथा साथ ही साथ जटिल यौगिकों का भी निर्माण करता है। अब ये कैटिनेशन को हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, पहले आप इनको लिख लीजिए। तो क्या बताया गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो कार्बन होता है वो श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है। श्रृंखलन का मतलब क्या हो गया? श्रृंखलन को बोल दो, श्रृंखलन का मतलब ऐसा समझ लो कि इसमें क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि कार्बन के द्वारा सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता रहता है। जैसे अभी आप लोगों ने लिखा था कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या त्रिआबंध द्वारा क्या होता रहता है? जुड़ करके ये क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइक्लिक या एसाइक्लिक का क्या करता है? चेन का निर्माण करता है। तो ये ऐसे जुड़ता चला जाएगा। और याद रखना, प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाता है? याद रखना, प्रत्येक कार्बन, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रत्येक कार्बन 4 साथ संयोजी बंध बनाएगा। ना तो 5 बनाएगा, ना 3 बनाएगा, ना 2 बनाएगा, ना 1। कितने बनाएगा? 4 साथ संयोजी बंध बनाता है। कम कितने साथ संयोजी बंध बनाएगा? 4। अब ये समझ नहीं आता सर ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किस में होगी? तो याद रखना कि अब तक ज्ञात 118 तत्व में से सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में होता है। तो कार्बन है मैक्सिमम, कार्बन एटम है मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कार्बन एटम के पास क्या होता है? मैक्सिमम कैटिनेशन का गुणधर्म होता है, श्रृंखलन का गुणधर्म होता है। अब ये समझ नहीं आता है कि सर कार्बन एटम के पास ही मैक्सिमम श्रृंखलन का गुणधर्म क्यों होता है? श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाने का गुणधर्म कार्बन के पास सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि
अब कंडीशन पढ़ लेते हैं, कंडीशन पढ़ लेते हैं कैटिनेशन के। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम कैटिनेशन। सबसे पहला काम, ये जो कार्बन है, पहला कंडीशन क्या है, जो कार्बन है, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का होने का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंट का होने का मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। दूसरा मेन रीजन ये है कि ये क्या होता है, मेक मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये हो गया, ये जो कार्बन होता है वो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और त्रिआबंध भी बनाता है। अब ये त्रिआबंध मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटी साइज होने की वजह से क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। और तीसरा कंडीशन ये कहता है मैक्सिमम कैटिनेशन प्रदर्शित करने का कार्बन में, कि ये जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में जो बनने वाला सिंगल बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होने की वजह से कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। तो कार्बन एटम हैव मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आप बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ बोल सकते हो ऐसा कि इसकी क्या होती है, कार्बन एकल बंध कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बंध ऊर्जा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जो कार्बन सिंगल बंध कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो नियरली 83 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, 83 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। तो इसकी एनर्जी जो होती है, कार्बन सिंगल बंध कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, या एकल बंध की प्रबलता बहुत ज़्यादा होने की वजह से कार्बन एटम में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन यानी श्रृंखला बनाने का गुणधर्म, यानी श्रृंखलन की जो प्रवृत्ति होती है वो निर्भर करती है स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, इन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंध की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी, एकल बंध की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी, श्रृंखलन का गुणधर्म उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू मेक मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू मेक मल्टीपल बॉन्ड, यानी बहुआबंध बनाने की जो प्रवृत्ति होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और क्या होगा, अब बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, कैटिनेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैटिनेशन भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि क्या साइज की, अगर हम लोग बात करें साइज जैसे जैसे बढ़ता है बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है या घटती है, तो जैसे जैसे क्या होगा, साइज बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी क्या जो बनने वाला 2 परमाणुओं के बीच में बनने वाला बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अगर बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कैटिनेशन जो होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्स होता है। तो यानी कैटिनेशन 1 में साइज, यानी साइज जैसे जैसे बढ़ेगा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। अब जो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा किस में है, कार्बन में है। तो कार्बन के बाद सबसे ज़्यादा किस में होता है, सिलिकॉन में। उसके बाद कितना आता है, किसका आता है, सल्फर का। उसके बाद किसका आता है, फास्फोरस का। उसके बाद कौन सा सबसे ज़्यादा किसमें, कार्बन का, उससे कम सिलिकॉन का, उससे कम सल्फर का, उससे कम फास्फोरस का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का, और सबसे कम किसका होता है, टीई का।
तो अगर इसको याद करने का तरीका बोला गया तो इसका याद करने का तरीका क्या है, यहां से यहां तक क्या याद रखना है, कसीस, क्या याद रखेंगे, कसीस, कसीस, और ये हो गया अपना क्या, पनौती, कसीस पनौती। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी याद रखने का ट्रिक क्या हो गया, कसीस पनौती। तो सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें होता है, कार्बन में, उससे कम सिलिकॉन में, सबसे कम किसमें है, सल्फर में, उससे कम फास्फोरस में, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और सल्फर उससे भी कम किसका होता है, टेलुरियम का। तो अगर हम लोग 14 ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो 14 ग्रुप का एलिमेंट क्या हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और क्या होगा, जीई होगा, और इसके साथ साथ पीबी भी ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुणधर्म किसमें होता है, कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुणधर्म होगा, उसके बाद सिलिकॉन में, जर्मेनियम और टिन में जो होता है वो लगभग बराबर होता है। और ये जो लेड होता है, लेड, तो यहाँ पे आप नोट करके क्या लिखोगे, लेड के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो लेड जो होता है वो श्रृंखलन के गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका रीजन क्या है, जो लेड होता है ना, इसमें क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होगी, पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है। पी पाई बॉन्डिंग करने की वजह से जो लेड होता है, लेड में श्रृंखलन का गुणधर्म नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ आई, एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बताया, श्रृंखलन के गुणधर्म में कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होगा, कार्बन एटम अगले कार्बन एटम से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर साइक्लिक व एसाइक्लिक लॉन्गेस्ट चेन का निर्माण करता है। इसी गुणधर्म को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन या श्रृंखलन बोला जाता है। अब क्या बताया गया कि जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन है, कार्बन के पास जो होता है वो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, मैक्सिमम श्रृंखलन का गुणधर्म होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कार्बन में ही मैक्सिमम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। संयोजकता कितना होता है, 4 होगा, टेट्रावैलेंट होता है। और ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वो एकल बंध भी बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वो डबल बंध बनता है, और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध भी बनता है। तो कार्बन जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से ही क्या हो जाता है, इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अच्छा सर, मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन की जो साइज है वो क्या है, छोटी है। और उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम के सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होगा कि जो कार्बन है वो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करेगा। अब ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपको बताया गया, ये सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा। और क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कैटिनेशन बढ़ेगी। अब आपको बताया गया साइज और कैटिनेशन एक दूसरे की इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कैटिनेशन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। तो ये तो था इसके बारे में। अब ये जो कार्बन सिंगल बंध, कार्बन कार्बन डबल बंध, कार्बन कार्बन त्रिआबंध कार्बन, अगर पूछ लिया जाए इसमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्रम क्या बनेगा, कार्बन त्रिआबंध कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन द्विआबंध कार्बन से ज्यादा, और कार्बन द्विआबंध कार्बन का कार्बन सिंगल बंध कार्बन से ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी की बात करा जाए तो बॉन्ड एनर्जी भी त्रिआबंध की, कार्बन त्रिआबंध कार्बन की, कार्बन द्विआबंध कार्बन और कार्बन सिंगल बंध कार्बन से ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ पूछ लिया जाए तो बॉन्ड लेंथ जो होगा इसका अपोजिट होगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन सिंगल बंध कार्बन का होगा, फिर उससे कम कार्बन द्विआबंध कार्बन का, और सबसे कम किसमें आएगा, कार्बन त्रिआबंध कार्बन में। ये किसका ऑर्डर है, ये है बॉन्ड लेंथ का, बंध लंबाई का। और ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य का क्रम ये है, बॉन्ड एनर्जी का क्रम, बॉन्ड लेंथ का क्रम ये है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। लिख लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन पर संकरण का निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संकरण की डिफिनेशन देख लेते हैं। संकरण का डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो परमाणु कक्षक होते हैं, परमाणु कक्षकों का इंटरमिक्सिंग ही क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो कार्बन है वो 3 प्रकार का संकरण प्रदर्शित कर सकता है।
या तो वो sp का संकरण प्रदर्शित करेगा, या तो वो sp2 का संकरण प्रदर्शित करेगा, या तो वो sp3 का संकरण प्रदर्शित करेगा। इन तीन के अलावा कार्बन कोई चौथे प्रकार का संकरण प्रदर्शित नहीं करता है। अब ये जो कार्बन पर संकरण है, कार्बन पर संकरण का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं, जिसे त्रिविम संख्या बोला जाता है। स्टेरिक नंबर, त्रिविम संख्या, जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z का मान कैसे निकालते हैं? Z का मान निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। सिग्मा बंध में लोन पेयर की संख्या को जोड़ दिया जाता है तो Z का मान निकल के चला आता है। अगर Z का मान निकल के चला आता है तो हम लोग संकरण बता सकते हैं कि किसी भी कार्बन पे संकरण कौन सा होगा। तो अभी क्या करना है, ये सर सिग्मा बंध हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको सिग्मा बंध निकालना नहीं आता है तो आपको सिग्मा बंध निकालना पहले भी सिखाया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, आप उसको जरूर देखें, उसके बाद संकरण का निर्धारण करें। अब देखो क्या है कि अगर Z की वैल्यू 2 आएगी तो संकरण sp2 sp का होगा। कौन सा होगा? sp का होगा। अगर Z की वैल्यू 3 आएगी तो संकरण sp2 का होगा। अगर Z की वैल्यू 4 आएगी तो संकरण sp3 का होगा। अब क्या करना है, अब देखना ये है कि ये जो संकरण आप sp2 या sp3 का पढ़ रहे हैं, sp sp2 sp3, इसमें किस संकरण की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी? तो याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है? विद्युत ऋणात्मकता, जिसे En से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो s% कैरेक्टर पर निर्भर करती है, s% कैरेक्टर पर। s% कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अगर sp संकरण की बात करें, sp संकरण में s% कैरेक्टर, s% लक्षण कितने परसेंट आ रहा है? तो sp में एक यस है एक p है, तो 100 में से 50 यस होगा 50% p होगा, तो s% कैरेक्टर कितना आएगा? 50%। इसमें बताओ s% कैरेक्टर कितने हैं? एक यस है 2 p है, तो 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? 33.33% आएगा, 33.33%। अब sp3 की बात कर लो, तो sp3 में एक यस है 3 p के ऑर्बिटल हैं, तो कितने आएंगे वैल्यू? टोटल 4। अब क्या करना, 100 को 4 भागों में डिवाइड करोगे तो 25% आएगा। तो सबसे ज़्यादा s% कैरेक्टर किस में आ रहा है? sp में। तो sp में s% कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आ रहा है, उससे कम sp2 में, सबसे कम sp3 में। तो बताओ En का ऑर्डर क्या बनेगा? En का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp की, उसके बाद उससे कम sp2 की, और सबसे कम किसकी होगी? sp3 की। तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर लिखा जाए तो En का ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ En। तो En की ऑर्डर क्या बनेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम क्या बनेगा? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। उसके बाद किसका होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद कौन सा आता है? ऑक्सीजन के बाद ये कार्बन आएगा, ऐसा कार्बन जो sp का संकरण प्रदर्शित करेगा। उसके बाद किसका आता है? नाइट्रोजन का। फिर अपना आएगा कार्बन, अगर sp2 का वाला आएगा, फिर कार्बन sp3 का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम। अब इसके साथ साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें से हमको ये पता चल जाएगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में संकरण कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथेन की बात कर लेते हैं, CH4। तो CH4 की अगर बात करें तो CH4 में कितने सिग्मा बंध हैं? तो आपको सिग्मा बंध पहले निकालना। तो कार्बन की अगर मेथेन की बात करें तो मेथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनता है, मेथेन का। अब मेथेन पे देखो कितने सिग्मा बंध है मेथेन पे। तो सिग्मा बंध कैसे निकालते हैं? तो आपको पहले बताया गया, एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है, डबल बंध में एक सिग्मा एक पाई बंध होता है, और त्रि आबंध में एक सिग्मा दो
पाई बंद होता है। तो चेक कर लो यहाँ पे कितने इस कार्बन के पास देखो एकल बंद, ये सिग्मा बंद हो गया, एकल बंद सिग्मा बंद, एकल बंद सिग्मा बंद, एकल बंद सिग्मा बंद। तो जेड की वैल्यू निकाल लो। तो जेड का मान कैसे निकालते हैं, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने सिग्मा आ रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4 सिग्मा। फ्री लोन पेयर, क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं, 0 लोन पेयर है। तो जेड की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4। तो आपको बताया गया अगर जेड की वैल्यू 4 होगी तो संकरण कौन सा आएगा, sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी निकल के आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 का। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें बताइए इसे क्या बोला जाता है, CH2 डबल बंद CH2। ये किसका एग्जाम्पल है, मेथेन का, जिसे हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। मेथेन को क्या बोला जाता है, मार्स गैस भी बोलते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एथीन का एग्जाम्पल, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है, जिसे एथिलीन में भी कहा जाता है। ये प्लांट में पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन्स है। तो अगर पूछा जाए प्लांट में पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन्स कौन सा है, तो एथिलीन है, जिसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो अगर पूछा जाए एथिलीन में दोनों कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, तो एथिलीन है, इस कार्बन पे संकरण। तो एथिलीन का क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन डबल बंद कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़ते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से सदैव एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब इस कार्बन पर देख लो, इस कार्बन पर जेड की वैल्यू कितनी है, तो जेड निकाल लो। तो जेड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। इस पे कोई लोन पेयर नहीं, इस पर भी कोई लोन पेयर नहीं, यानी सिग्मा बंध से काम चल जाएगा। तो बताओ इस कार्बन पे कितने सिग्मा आ रहे हैं, एकल बंध सिग्मा बंध, एकल बंध सिग्मा बंध, डबल बंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा आ गए ना। तो कितना जेड की, आप याद रखना पाई बंध का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे संकरण के निर्धारण में। तो पाई बंध का आपको यूज नहीं करना है। तो सिर्फ सिग्मा, कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है, नहीं है, 0 लोन पेयर है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और अगर जेड की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, जेड की वैल्यू जब 3 होती है तो संकरण कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 का। अब ठीक इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन, यहाँ पे संकरण कौन सा निकल के आएगा, sp2 का। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं एसिटिलीन का। एसिटिलीन क्या होता है, CH3 आबंध CH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। क्या बोला जाता है, एसिटिलीन, या इसी को बोलते हैं इथाइन। क्या बोला जाता है, इथाइन, इथाइन। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, गैसीय वेल्डिंग करने में। गैसीय वेल्डिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है, इथाइन का उपयोग किया जाता है गैसीय वेल्डिंग में। अब इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन त्रिआबंध कार्बन, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से सदैव एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, या कार्बन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सदैव एकल बंध बनाता है। तो यहाँ पर एकल बंध है, सिग्मा बंध। डबल बंध में क्या होता है, एक सिग्मा त्रिआबंध में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई। तो कितने सिग्मा आ गए, 2 सिग्मा, और जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालो, 2 सिग्मा आएगा, 0 लोन पेयर। तो संकरण यहाँ पे कौन सा, जेड का मान अगर 2 आता है, संकरण कौन सा होता है, sp का। इस कार्बन पर भी वही चीज निकल के आएगा, तो इस कार्बन पे संकरण है sp का। अच्छा यहाँ पे आपने निकाला था इस कार्बन पे संकरण sp2 का, तो इस कार्बन पे भी संकरण कौन सा निकल के आएगा, इस कार्बन पे भी संकरण sp2 का ही है। आप चेक कर लो, 1 2 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर पे संकरण कौन सा होता है, sp2 का होता है। आप पहले इसको लिखो और उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के और भी एग्जाम्पल करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अब इन कंपाउंड में संकरण का निर्धारण करना है। तो पहला कंपाउंड लिखा गया, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन पर संकरण बताना है कौन सा होगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा होगा, तो आपको बताया कि इस कार्बन से बताइए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। और कार्बन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध बनाते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध बनाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन फिर यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बताइए इस कार्बन पे संकरण कौन सा होगा। तो आपको बताएगा संकरण निकालने के लिए आप जेड का मान निकालते हो। अगर जेड का मान आता है 4 तो संकरण कौन सा होगा, sp3। जेड का मान आता है 3 तो संकरण होगा sp2। और अगर जेड का मान आता है 2 तो संकरण होगा sp का। तो यहीं से अपना संकरण पता चल जाएगा। तो आओ चेक करते हैं, यहाँ पे जेड का मान निकालो। जेड कैसे निकालते हैं, जेड निकालने के लिए बताया क्या है, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, प्लस फ्री लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में लोन पेयर की संख्या जोड़ दोगे तो क्या निकल के चला आएगा अपना,
जेड की वैल्यू, अब जेड की वैल्यू इसमें से कोई जो आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, संकरण। तो इस कार्बन पर बताओ, इस कार्बन पर देखो एकल बंध सिग्मा बंध, सिग्मा एकल बंध सिग्मा एकल बंध सिग्मा एकल बंध सिग्मा, कितने सिग्मा आ गए, कितने सिग्मा, 1 2 3 और ये 4, 4 सिग्मा, क्या कोई लोन पेयर नहीं, 3 1 2 3 और एक 4, 4 सिग्मा आ गया, कोई लोन पेयर नहीं, यानी जेड की वैल्यू 4, और अगर जेड की वैल्यू 4 आएगी तो संकरण कितना आएगा, sp3। तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा हो गया, sp3। इस कार्बन पे देखो तो कार्बन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बंध लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ एकल बंध सिग्मा बंध, द्विया बंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, अब एकल बंध एक सिग्मा बंध है। तो बताओ इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा आ गए, 1 2 और एक यहाँ 3 सिग्मा आ गया, क्या कोई लोन पेयर है, नहीं, यानी कि जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस फ्री लोन पेयर, 1 2 3 3 सिग्मा, कितने लोन पेयर 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आई 3, और जेड की वैल्यू 3 पे संकरण कौन सा होता है, sp2 का। तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा आ गया, sp2। इस कार्बन पे बताओ संकरण कौन सा होगा, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पे संकरण वही होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये भी सिग्मा एकल बंध सिग्मा बंध एकल बंध सिग्मा बंध, डबल बंध में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 सिग्मा आ गया, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी जेड की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 3 आएगी तो संकरण sp2। अब देखो कहीं ना कहीं ये CH3 इसी के जैसा है ना, ये CH3 इसी के जैसा, देखो इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3, तो यहाँ पर भी इसको कैसे लिख सकते हो, H H फिर H, कार्बन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो एकल बंध सिग्मा बंध एकल बंध सिग्मा बंध एकल बंध सिग्मा बंध, ये भी एकल सिग्मा था ही। बताओ इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा आ गए, 1 2 3 और एक 4, 4 सिग्मा आया, क्या कोई लोन पेयर है, नहीं, तो जेड की वैल्यू कितना आएगा, जेड बराबर क्या हो जाए 4 सिग्मा 4 0 लोन पेयर है, जेड की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 4 पे संकरण कौन सा होगा, sp3, sp3। तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा आएगा, sp3। अब पूछ लिया जाए इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में संकरण का क्रम बताए, तो संकरण का क्रम क्या निकल के आया है, sp3 फिर sp2 फिर sp2 फिर क्या निकल के आया है, sp3। तो ये संकरण का क्रम हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें बताओ, इसमें क्या निकल के आएगा, इस कार्बन से कितने जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बंध मान के चलो, तो 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा और एक ये एकल द्विया बंध में क्या होता है, 1 सिग्मा और एक पाई, तो 2 2 1 3 सिग्मा, 3 सिग्मा लोन पेयर है ही नहीं, तो कितना निकल के आएगा। कार्बन पर याद रखना यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में आप लोन पेयर अभी भूल जाओ, कार्बन पर लोन पेयर 0 होता है, कार्बन पर लोन पेयर 0 होता है। लोन पेयर किसके किस पर होता है मैं बता दे रहा, नाइट्रोजन अगर कहीं पे है तो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, अगर कहीं पे हाइड्रोजन एटम आ गया तो हाइड्रोजन एटम पे 3 लोन पेयर होता है, फास्फोरस कहीं पे आ गया तो फास्फोरस पे कितने लोन पेयर होंगे, 1 लोन पेयर हो गया। सल्फर कहीं पे आ गया, सल्फर पे कितने लोन पेयर होंगे, तो याद रखना सल्फर पे कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, बस इतना ही याद रखना, किस पे कितना लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, हाइड्रोजन एटम जितने आएंगे, हाइड्रोजन एटम का मतलब FClBrI, FClBrI, इसमें 3 लोन पेयर, फास्फोरस पे 1 लोन पेयर और सल्फर पे कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। और कार्बन पे अगर बात करा जाए तो कार्बन पे लोन पेयर कितना होगा, 0 लोन पेयर, उस पे लोन पेयर होता ही नहीं है, तो सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा मान के चलो, तो 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, कितने सिग्मा मिल गए, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा आ गया तो यानी जेड की वैल्यू, कार्बन पे लोन पेयर 0 है तो कितने आ जाएंगे, 3 सिग्मा, जेड की वैल्यू 3, 3 पे संकरण कौन सा होगा, sp2। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा इधर से और एकल बंध 1 सिग्मा इधर से, तो कितना निकल के आएगा, 1 2 सिग्मा, 1 इधर हाइड्रोजन 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा पे संकरण कौन सा होगा, sp2। इधर चेक कर लो, 1 2 3 सिग्मा हो जाएगा, एकल बंध सिग्मा बंध एकल बंध सिग्मा बंध एकल बंध 1 सिग्मा है ही, 1 हाइड्रोजन मतलब 1 सिग्मा और मिल गया, तो 3 सिग्मा इधर 1 हाइड्रोजन वाला, तो 4 सिग्मा टोटल हो गए, 0 लोन पेयर है तो संकरण जेड की वैल्यू 4 मिलेगी, जेड की वैल्यू अगर 4 मिलेगी तो संकरण कौन सा होगा, sp3। इस वाले में बताओ 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा और एक ये एकल बंध, तो हो गए कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, लोन पेयर यहाँ पे कार्बन पर लोन पेयर क्या होता है 0, तो जेड की वैल्यू कितना मिलेगा, जेड की वैल्यू कितना मिलेगा, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 4 मिलेगा तो संकरण कौन सा है, sp3। इस पर संकरण कौन सा आएगा, sp3। ठीक, इस पे बता सकते हो 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, डबल बंध में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई, तो 2 1 3 सिग्मा पे संकरण कौन सा होगा, sp2। यहाँ पे बताओ 1 1 2 सिग्मा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, द्विया बंध में क्या होता है, 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है, फिर द्विया बंध 1 सिग्मा और 1
पाई हो गया। तो यानी कितना 2 सिग्मा आया, 2 सिग्मा पे संकट कौन सा होता है, यानी जेड की वैल्यू 2 आएगी, जेड की वैल्यू 2 आया तो संकट sp। यहाँ पे बताओ कार्बन पे संकट कौन सा आएगा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, एक इधर 3 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो संकट कौन सा आएगा sp2। यहाँ पे बताओ, याद रखना प्रत्येक कोना इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। और कार्बन कितने बंध बनाता है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कार्बन 4 बंध बनाता है। जिस कोने पे 4 बंध नहीं है, जितने बंध की कमी उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये कार्बन 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 कितने बंध बनाता है, 4। तो क्या है, एक बंध है इस कार्बन के पास, 3 की कमी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 2 3 बंध है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे, 3, यहाँ पर भी कितने 3, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पे कितना जोड़ोगे 3। अब बताओ 3 1 4 सिग्मा, यानी sp3 का संकरण, इस पर भी sp3, इस पर भी sp3, इस पर भी sp3 sp3 sp3, यानी प्रत्येक कार्बन पे कौन सा संकरण है, sp3 का। इस वाले में चेक कर लो, इस कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पे देख लो, एकल बंध सिग्मा, डबल बंध में 1 सिग्मा 1 पाई, तो कितने सिग्मा आ गए, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, इसलिए इस पे संकट क्या आएगा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो जेड की वैल्यू 3 पे संकट कौन सा होता है, sp2। लेकिन अगर इस नाइट्रोजन में पूछ लिया जाए नाइट्रोजन पे संकट कौन सा है, तो इस पर हम लोग लगा लेते हैं स्टार। मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं, लोग बोल देते हैं इस नाइट्रोजन पे देखो कैसे, इस नाइट्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं। फिर नाइट्रोजन पे अभी बताया कितने लोन पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है कि नहीं होता है। तो क्या हो गया, 1 2 3 सिग्मा हो गया, एकल बंध सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3, जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 3 सिग्मा, कितने लोन पेयर नाइट्रोजन पे 1 है, तो जेड की वैल्यू कितना आया 4, और जेड की वैल्यू 4 आते ही संकट कितना बोल देते हैं sp3। तो जैसे ही आप लोगों ने नाइट्रोजन पे संकट sp3 करा, किस पे, नाइट्रोजन पे संकट जैसे sp3 करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। याद रखना नाइट्रोजन पे जो संकरण होता है वो sp3, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे संकट sp3 का नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लोन पेयर देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर इस पाई बंध के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, यानी ये लोन पेयर फ्री नहीं है। और आपको बताया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन में फ्री लोन पेयर का उपयोग किया जाता है। यहाँ का लोन पेयर देखो, पाई बंध द्विबंध है ना, द्विबंध में 1 पाई है, तो पाई एकल बंध सिग्मा बंध, फिर लोन पेयर आ रहा है ना। अगर क्रम से कहीं पाई सिग्मा लोन पेयर होता है तो पाई सिग्मा लोन पेयर जो होगा, ये लोन पेयर जो है ये पाई बंध के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो इस लोन पेयर का उपयोग हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करने में नहीं करेंगे। इसलिए इस नाइट्रोजन पे संकरण sp3 का ना होकर के कौन सा होगा, sp2 का होगा। कौन सा होगा, sp2 का होगा। मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर जाते हैं, लोग बोल जाते हैं कि नहीं इस पे जो संकट होगा वो sp3 का नहीं है, उस पे संकट sp2 का है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर संकट कौन सा मिलेगा, sp3 का मिलेगा, क्यों, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा एक, यहाँ 4 सिग्मा, यहाँ पे संकट कौन सा मिलेगा, sp2 का मिलेगा। अच्छा यहाँ पे संकट बता दो, यहाँ पे देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अथवा इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पे संकट कौन सा होता है, तो प्रत्येक इसमें क्या, प्रत्येक कोना क्या है, कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, बिना 4 बंध के आगे मत बढ़ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ही बंध है ना, एक की कमी, यानी प्रत्येक कोने पे 1 1 हाइड्रोजन है, 1 1 हाइड्रोजन है। बेंजीन के प्रत्येक कोने पे 1 1 हाइड्रोजन होता है। अब बताओ यहाँ पे संकट कौन सा निकल के आएगा, 1 2 3 सिग्मा संकट sp2, तो प्रत्येक कोने पे संकट क्या निकल के आएगा, sp2। तो बेंजीन में संकट कौन सा आया, sp2। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देखो एक प्रत्येक कोना कार्बन है, ये वाले 6 कोने 6 कार्बन 4 बंध बनाते हैं, इस कोने पे कितने बंध है, 1 2 3 बंद, 1 की कमी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 1 2 2 बंद है, 2 की कमी, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको बताना है इस पे संकट कौन सा निकल के आया, 1 2 एकल बंध सिग्मा बंध, एकल बंध सिग्मा बंध, 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा ऐसे हो गए, तो 2 2 4 सिग्मा पे संकट कौन सा होगा, sp3। इस पे भी संकट कौन सा आएगा, sp3, इस पे भी sp3। यहाँ पे क्या आएगा, sp2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, sp2। बाकी इस पे संकट कौन सा आएगा, sp3, इस पर भी संकट कौन सा आएगा, sp3। मतलब इन दोनों को छोड़ करके ये दोनों sp2 रहेंगे, बाकी सभी 4 कार्बन पे संकट कौन सा रहेगा, sp3। अच्छा इस वाले में बताओ, इस वाले में संकट क्या, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CH3, C, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3। अच्छा यहाँ पे CH3 क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ये कार्बन, एक प्रत्येक कोना कार्बन है, इस कार्बन से कितने बंध जुड़े हैं, 1 बंध है, 3 की कमी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया 4 होने में,
4 होने में, इस कार्बन के पास 4 बंध होने में 3 बंध की कमी थी ना, तो 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। अब बताओ इस पे संकट कौन सा है, CH3 पे संकट sp3। अच्छा इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से एकल बंध सिग्मा बंध, डबल बंध में क्या, त्रिया बंध में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 1 2 सिग्मा ही मिले। पाई बंध का उपयोग हम लोग संकट के निर्धारण में नहीं करते, तो यहाँ पे संकट कौन सा मिल जाएगा, sp। यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, sp। इस पर भी क्या मिल जाएगा, sp3। तो बताओ इसमें संकट का क्रम क्या निकल के आएगा, इसमें आएगा sp3, इस पे क्या है sp, इस पे क्या है sp, और इस वाले में क्या है sp3। तो संकरण का क्रम ये वाला। अच्छा इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में यहाँ पे संकरण क्या मिलेगा, sp2, यहाँ पर क्या मिलेगा sp2, यहाँ पर क्या मिलेगा sp2, यहाँ पर भी क्या मिलेगा sp2। बाकी प्रत्येक कोने आप जो देख रहे हैं, ये और ये, इन सभी में संकरण कौन सा निकल के आएगा, sp3 का निकल के आएगा। आप इसको पहले लिखो, इसके बाद हम लोग कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको लिख लो। अब इन कंपाउंड में संकरण का निर्धारण पढ़ेंगे, आओ शुरू करते हैं। एनिलीन में नाइट्रोजन पे बताना है कि नाइट्रोजन पे संकरण कौन सा होगा। अच्छा नाइट्रोजन पे अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है, एक लोन पेयर होता है। अब जेड का मान निकालते हैं, जेड कैसे निकालते हो, जेड होता है सिग्मा प्लस फ्री लोन पेयर, जेड बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस फ्री लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, इस नाइट्रोजन पे चलो संकरण निकालते हैं, कितने सिग्मा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे, हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़ा होगा किसी भी एटम से। तो ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन एकल बंध सिग्मा बंध, एकल बंध सिग्मा बंध, और यहाँ पर भी एकल बंध है सिग्मा बंध। तो कितने सिग्मा आ गए, 3। कितने लोन पेयर है, 1। तो जेड की वैल्यू कितना आया, 4। जेड की वैल्यू 4 आते ही संकरण हम लोग क्या करते हैं, sp3। तो बताइए इस नाइट्रोजन पे संकरण कितना है, sp3। परंतु ऐसा होता नहीं है, नाइट्रोजन पे संकरण sp3 का नहीं है, एनिलीन में नाइट्रोजन पे संकरण sp3 का नहीं है। तो फिर sp3 का नहीं है तो फिर कौन सा है, तो याद रखना क्या ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो फ्री है, नहीं। इस नाइट्रोजन का अगर लोन पेयर देखो तो पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पाई बंध के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इस लोन पेयर का उपयोग संकरण के निर्धारण में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला लोन पेयर संकरण में आएगा नहीं, इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे बताओ कितने आ जाएगा, सिर्फ 3 सिग्मा। तो जेड की वैल्यू निकालो कितना, सिर्फ 3 सिग्मा, 0 फ्री लोन पेयर, जेड की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 3 होने पे संकरण कौन सा होता है, sp2। अब बताना इस नाइट्रोजन पे संकरण कौन सा आ गया, sp2। अब प्रत्येक कार्बन पे देख लो, प्रत्येक कार्बन पे भी संकरण कौन सा निकल के आएगा, sp2 का ही आएगा। तो ओवरऑल एनिलीन में संकरण कौन सा हो गया, sp2। अच्छा ये फ्यूरोन की बात करें, फ्यूरोन में संकरण कौन सा होगा, फ्यूरोन में ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2। ये वाला लोन पेयर अगर आप देखो तो ये लोन पेयर इस पाई बंध के साथ कॉन्जुगेशन में, इसलिए इस लोन पेयर का उपयोग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कंसीडर में नहीं करेंगे, इस वाले लोन पेयर का करेंगे। तो बताओ इस ऑक्सीजन पे संकरण कौन सा निकल गया, जेड का मान निकालो, एकल बंध सिग्मा बंध, एकल बंध सिग्मा बंध, कितने सिग्मा हो गए, 2। कितने लोन पेयर है फ्री वाले, 1। तो 2 1 3। तो ये बताओ इस ऑक्सीजन पे संकरण कौन सा आएगा, जेड पे संकरण कौन सा, सॉरी 3 पे संकरण sp2 को, तो ऑक्सीजन पे संकरण कौन सा आएगा, sp2। ठीक इसी प्रकार से अब बताओ, इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल में कार्बन पे संकरण कौन सा होगा। तो अगर बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा पे संकरण कौन सा होता है, sp2। अच्छा यहाँ पे CH3 में कार्बन पे देख रहे हैं निगेटिव चार्जेस है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बो एनायन, मिथाइल कार्बो एनायन। इस पे संकरण देख लो, इस पे संकरण कौन सा निकल के आएगा, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा। अब यहाँ का ये जो निगेटिव चार्ज वो फ्री है, निगेटिव चार्ज क्या है, फ्री है। अगर निगेटिव चार्ज फ्री होगा तो वो संकरण में इन्वॉल्व होगा। तो 3 + 1, जेड की वैल्यू कितना आया, 4, और जेड की वैल्यू 4 पे संकरण कौन सा होगा, sp3। तो यहाँ पे संकरण कौन सा है, sp3 का। अच्छा इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन, इस पे संकरण। अच्छा पॉजिटिव का मतलब होता है 0 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन से केवल क्या मिले, जेड की वैल्यू निकालोगे, इस कार्बन से केवल 3 सिग्मा बंध मिलेंगे, 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितना आया, 3। संकरण कौन सा निकल के आएगा, sp2 का। अब इस कंपाउंड में आप लोग खुद प्रैक्टिस करके बताओ कि इस नाइट्रोजन पे और प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा निकल के आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, देखो फटाफट। अब हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक में कितने सिग्मा, कितने पाई, या उस कार्बनिक यौगिक की ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसको कैसे निर्धारित करेंगे, वो कॉलम बना लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है स्ट्रक्चर में, आपको बताया कार्बन ऐसा हो सकता है 4 एकल बंध बना ले, है ना। अगर कार्बन 4 एकल बंध बनाएगा तो बताओ उसके पास कितने सिग्मा रहेंगे। तो आप बताएगा एकल बंध सिग्मा बंध होता है ना, एकल बंध कौन सा बंध होता है,
सिग्मा बंध होता है तो कितने सिग्मा निकल के आएंगे, 1 2 3 4, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 4। कितने पाई, पाई बंध नहीं है 0। हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया गया है जेड की वैल्यू जब 4 होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर कार्बन के पास 4 एकल बंध है तो कोई लोन पेयर होता नहीं कार्बन के पास, तो जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 4 पे संकड़ कौन सा होगा, sp3। अगर sp3 का संकड़ होगा तो याद रखना जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय। कैसा, चतुष्फलकीय। और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल का मतलब दो बंधों के बीच का कोण वो 109 अंश 28 मिनट होगा। कितना होगा, 109 अंश 28 मिनट या 109.5 अंश उसी को कहा जाता है, 109.5 अंश। याद रखना क्या है, अगर कार्बन 4 एकल बंध बनाता है तो उसके पास कितने सिग्मा बंध होंगे, 4। कितने पाई बंध, 0। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 का हो गया तो उसकी शेप यानी ज्योमेट्री जो होगा वो टेट्राहेड्रल तथा बॉन्ड एंगल 109 अंश 28 मिनट। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है दो बंधों के बीच बना हुआ कोण, वो 109 अंश 28 मिनट या 109.5 अंश का होगा। तथा नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, बंद कोणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। बंद कोणों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब ऐसा हो सकता है सर, कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, एक डबल बंध बना सकता है और 2 एकल बंध। अगर कार्बन क्या हो जाए, एक द्वियाबंध बना ले और 2 एकल बंध बना लेता है, उस दौरान उसके पास सिग्मा कितने आएंगे, 1 2, और डबल बंध में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 2 3 सिग्मा निकल के आएगा और 1 पाई। अगर 3 सिग्मा रहेगा तो आपको बताया गया लोन पेयर इसके पास तो 0 रहेंगे। कार्बन के पास लोन पेयर क्या होता है, 0, तो 3 सिग्मा पे संकड़ कौन सा निकल के आएगा, sp2। और अगर संकड़ sp2 का होता है तो उसकी ज्योमेट्री जो बनती है वो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। अब उसका जो बॉन्ड एंगल होगा sp2 के संकरण पे शेप कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो अपना बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 अंश का, तथा बंद कोणों की संख्या बनती है कितनी, 3। कितनी बनेगी, 3 बनेगी। उसके बाद क्या होगा, ऐसा हो सकता है सर कार्बन जो है वो 2 द्वियाबंध बना सकता है। अगर कार्बन 2 द्वियाबंध बनाएगा तो फिर बताना कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। कितने पाई, 2 पाई। संकड़ कौन सा होगा, लोन पेयर 0, 2 सिग्मा पे संकड़ कौन सा आएगा, sp का। अगर संकड़ sp का आएगा तो संरचना कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, लीनियर बनती है। कैसे बनती है, लीनियर, रेखीय बनेगी। कैसे बनेगी, लीनियर यानी रेखीय। और बंद कोण, एक सरल रेखा का बंद कोण कितना होगा, 180, 180 अंश। और बंद कोणों की संख्या कितनी बनेगी, 1। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये जो कार्बन है एक त्रियाबंध बना ले और एक एकल बंध बना ले, तो उस दौरान सिग्मा कितने मिलेंगे, त्रियाबंध में 1 सिग्मा 2 पाई होता है कि नहीं, 1 सिग्मा 2 पाई, फिर पुनः क्या मिले, एकल बंध सिग्मा बंध, तो 1 है 1 2 सिग्मा और 2 पाई बंद हो गए, 2 सिग्मा और 2 पाई बंद हो गए। संकड़ कौन सा आएगा, आपको बताया गया है पाई बंद का यूज तो संकड़ में करते नहीं है, सिग्मा लोन पेयर है ही नहीं इसके पास, तो क्या निकल के आएगा संकड़, sp। और sp का संकड़ होता है तो ज्योमेट्री या शेप कैसा होता है, लीनियर होगा, लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल वही 180 अंश, और बंद कोणों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आती है। अब ये समझ नहीं आता है सर, अब ये समझ नहीं आता है कि ये जो शेप आप बना रहे टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर या लीनियर, ये बनता कैसे है। तो टेट्राहेड्रल शेप जो है ना वो ऐसे बना लेना, इसमें बना दे रहा छोटा सा टेट्राहेड्रल शेप, कुछ इस प्रकार से बना लेना आप लोग टेट्राहेड्रल शेप। ये अपना टेट्राहेड्रल शेप, ये कौन सा शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है। और टेट्राहेड्रल शेप में आप ये जो देख रहे हैं प्रत्येक कोना ये जो देख रहे हैं ये कोई ना कोई एटम है, और सेंटर में अपना एटम रहेगा, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे ये जो बंद कोण देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बंद कोण है वो कितना है, 109 अंश 28 या 109.5 अंश, 109.5 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर की जो ज्योमेट्री होती है कुछ ऐसे बनती है। यहाँ पे प्रत्येक कोना क्या है, कोई ना कोई एटम होगा, प्रत्येक कोने पे एटम है तो जोड़ दो, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। और ये वाला आप जो बंद कोण देख रहे हैं यहाँ से लेकर के एक बंद ये है, एक बंद ये है, दो बंदों के बीच का कोण कितना होगा जब ट्राइगोनल प्लेनर, 120 अंश का, ये 120 अंश का। अच्छा लीनियर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो ये हो गया अपना लीनियर। और लीनियर के लिए बंद कोण कितना होता है, अभी भी पढ़ा 180 अंश का, तो ये हो गया 180 अंश,
ठीक है, इस प्रकार से बंद एंगल होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आप बताइए, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया CH3CH या एसिटिलीन CH3 आबंध CH, इसमें बताइए लीनियरली अरेंज एटम की संख्या, मतलब एक सीधी रेखा में टोटल कितने एटम व्यवस्थित हैं। तो सीधी रेखा का मतलब कब होगा, जब ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी या शेप क्या निकल के आएगा, लीनियर। तो इसमें लीनियरली अरेंज्ड एटम कितने हैं, लीनियरली अरेंज्ड एटम कितने हैं एसिटिलीन में। तो एग्जांपल इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, क्या ऐसा बनेगा CH3 आबंध C, फिर यहाँ पे हो जाएगा H। अब यहाँ पे बताओ इस कार्बन पे संकट कौन सा है, इस कार्बन पे संकट कौन सा आएगा Sp, इस कार्बन पे भी संकट कौन सा आएगा Sp। और Sp का संकट अगर होता है तो उसका शेप या ज्योमेट्री कैसी बनती है, लीनियर बनती है। तो यहाँ पे लीनियर सभी के सभी एटम एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होंगे कि नहीं होंगे, तो लीनियरली अरेंज्ड एटम की संख्या कितनी होगी, लीनियरली अरेंज्ड एटम कितने हैं, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताओ इसमें टोटल कितने लीनियरली अरेंज्ड एटम हैं, लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम हैं। इस क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताओ इसमें टोटल कितने लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम, मैं हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा, हम ऐसे बात करें इस कंपाउंड में टोटल कितने लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम हैं, लीनियरली अरेंज्ड कार्बन एटम की संख्या बतानी है। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें जो होगा हम लोग अगले की वीडियो में पढ़ेंगे। जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बेसिक चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बता रखी हैं। अगर आपको बेसिक सीखना होगा तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कुछ और भी एग्जाम्पल करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।